हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मेरा कच्चा चिट्ठा, जो कि ब्रजमोहन व्यास का लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा कच्चा चिट्ठा है वो क्या है, कौन से विधा की रचना है। तो दोस्तों वो है आपके आत्मकथा विधा की रचना, यानी कि ब्रजमोहन व्यास ने अपनी आत्मकथा लिखी है मेरा कच्चा चिट्ठा। उसका एक अंश दोस्तों यहाँ पर संकलित किया गया है। ठीक है, ब्रजमोहन व्यास आपके साहित्य की दृष्टि से आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों इलाहाबाद संग्रहालय माना जाता है, जो कि वर्तमान में पुरानी चीज़ों के लिए दोस्तों आपका विख्यात है। ठीक है, उसका संग्रह इन्होंने बिना पैसे के ही दोस्तों कर दिया था। सबसे बड़ी बात तो इनकी यही मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है मेरा कच्चा चिट्ठा। तो उसमें भी दोस्तों इन्होंने ये बताया है कि मैंने इलाहाबाद संग्रहालय में विभिन्न वस्तुओं का संग्रह है वो कैसे कैसे किया था, इस बात को इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो दो ही कारण हैं दोस्तों ब्रजमोहन व्यास को पढ़ने के। ठीक है, एक तो इनका इलाहाबाद संग्रहालय है इसीलिए ये प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने एक मेरा कच्चा चिट्ठा है आत्मकथा लिखी है जो कि एक अच्छी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ब्रजमोहन व्यास का जो समय है वो है आपका 1886 से 1963। ब्रजमोहन व्यास का जन्म इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। बालकृष्ण भट्ट आपके संस्कृत भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, जिन्होंने हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्रिका का जो प्रकाशन करते थे। व्यास जी सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। 1944 से 1951 के लीडर समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही उनका देहावसान हो गया। इनके परिचय में से दोस्तों आपको केवल एक ही बात आपको याद रखनी है कि मेरा कच्चा चिट्ठा है वो किसकी आत्मकथा है, वो है ब्रजमोहन व्यास की। और पंडित बालकृष्ण भट्ट की जो जीवनी लिखी है वो भी इन्होंने ही लिखी है। जानकी हरण कुमारदास कृत का अनुवाद किया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट और महामना मदन मोहन मालवीय की जीवनी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा मेरा कच्चा चिट्ठा उनकी आत्मकथा है। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 मृण मूर्तियाँ, कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है, ये मत कहिए कि फिर ये आपका इतिहास से आया है, कहाँ से क्वेश्चन आया है। पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल है वो किस संग्रहालय में रखी हुई है, तो वो रखी हुई है आपके इलाहाबाद संग्रहालय में। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन वगैरह विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। प्रस्तुत पाठ उनके श्रम कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। इसमें दोस्तों ये पाठ आपको ये सीख देता है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हों, आप इस ब्रजमोहन व्यास की दोस्तों देखना कि ये किस किस प्रकार से इन्होंने किन परेशानियों को झेलते हुए किस किस प्रकार की इन्होंने हरकत की है। ये एक चोर के रूप में दोस्तों विख्यात हो गए थे कि भाई कोई भी यदि मूर्ति किसी गांव से गायब हुई तो उस मूर्ति को दोस्तों ब्रजमोहन व्यास है वो ले गया होगा, पक्की बात है। तो चोर के रूप में जनता से इतनी इन्होंने सुननी पड़ी, गालियाँ खाई, सब कुछ किया, लेकिन दोस्तों इनके जीवन का ध्येय था कि इलाहाबाद संग्रहालय को मुझे बनाना है। उसमें सारी प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक वस्तुएं, पुरातत्व वस्तुएं उसमें शामिल होंगी। और ये उन्होंने दोस्तों अपने अंतिम समय तक ये उन्होंने अपना कार्य किया। तो यही दोस्तों सीख मिलती है कि हम जो भी काम करें उसके लिए भले ही हमें 1000 ताने, जनता की 1000 गालियाँ सुननी पड़ें, हमें कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने काम से ऊपर दोस्तों किसी को भी महत्व नहीं देना चाहिए, चाहे कोई हमारा साथ दे चाहे नहीं दे। जब तक हम अपने साथ हैं, जब तक हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं,
तब तक दोस्तों हमारा काम है वो आगे बढ़ता रहेगा। और जिस दिन चाहे जनता विश्वास करती है लेकिन हम उस पर अविश्वास करने लग जाते हैं, उसी दिन से हमारा पतन है वो शुरू होने लग जाता है। तो चलिए, क्या है कच्चा चिट्ठा में, किस प्रकार से इन्होंने इलाहाबाद संग्रहालय का है वो निर्माण किया, किस प्रकार उसमें चीज़ें जुटाई, क्या क्या इनको समस्याएं आई, वो सारा का सारा आज हम पढ़ते हैं आज की इस क्लास में। तो सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। वहाँ का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पसोबा हो आऊँ। 2.5 मील तो है ही। तो कौशाम्बी से पसोबा की दूरी कितनी है? 2.5 मील। ठीक है। बर्दा से दोस्तों पिछली बार के पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका था 2015 के में। ठीक है। आपके गांधी, नेहरू, यासिर अराफात यानी कि भीष्म साहिनी के पाठ से तो बर्दा से सेवाग्राम की जो दूरी है वो कितनी है? तो वहाँ पर 5 मील दूरी है वो बताई है दोस्तों। 2.5 मील तो है ही। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई थी। इस इक्के को ठीक कर लिया और पसोबे के लिए रवाना हो गया। कील कांटे से दुरुस्त था। पसोबा एक बड़ा जैन तीर्थ है। किस प्रकार की मान्यता थी? पसोबा से पूछा जा सकता है। पसोबा क्या था? एक जैन तीर्थ था। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से हजारों जैनी यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में बुद्धदेव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था। यह भी किंवदंती है। यह भी एक मान्यता है कि इसी के सन्निकट यानी कि पास सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केस और नखखंड यानी कि नाखूनों के खंड रखे गए थे। पशोबे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह अब शेष नहीं रह गए हैं, परंतु वहाँ एक पहाड़ी अवश्य है। निवेश शैलानाम तदिदमिति बुद्धि दृढ़नीति भभूति। पहाड़ी का होना इंगित करता है कि यह स्थान वही है। ठीक है। यानी कि निवेश है शैलानाम तदिदमिति की जो पहाड़ी है उसका स्थान ही मुझे इंगित करता है, मेरी जो बुद्धि है उसको दृढ़ता प्रदान करता है कि यह स्थान वही है जहाँ पर अशोक ने बौद्ध स्तूप है वो बनवाया था और जहाँ पर बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि कौशाम्बी की, कि लेखक कौशाम्बी में था। वहाँ से वो पसोबा जाता है तो पसोबे की दूरी कितनी है? 2.5 मील की दूरी है। पसोबा क्या है? एक जैन तीर्थ है। ठीक है। और अशोक ने बौद्ध स्तूप कहाँ पर बनवाया था? तो वो पसोबे में बनवाया था। तो यहाँ पर ये 2-3 आपके क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर बनते हैं भाई। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। ये आपसे कथन देकर के पूछा जा सकता है कि किसके बारे में कहा गया है या किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपके ब्रजमोहन व्यास के बारे में कहा गया है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं फिर खाली हाथ है वो नहीं लौटता हूँ। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज़ तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ सिक्के और मन के मिल गई। इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। अब आप ही बताइए मैं करता ही क्या? यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। दोस्तों ये चांद्रायण व्रत क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि चांद्रायण आपको पता है ये 15 दिन का व्रत होता है। ठीक है। पूरे के पूरे महीने का ही व्रत होता है, लेकिन इसमें क्या प्रक्रिया है? यदि आप आज से शुरुआत कर रहे हैं, मान के लीजिए शुक्ल के प्रथम एकम से शुरुआत कर रहे हैं, तो आज आपने जितना खा लिया, ठीक है, आज आप जितना खाते हैं खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल फिर आप उसमें से थोड़ा सा कम कर देंगे, फिर तीसरे दिन आप उसमें से थोड़ा सा कम कर देंगे, चौथे दिन थोड़ा सा कम। तो जैसे ही 15 दिन आएंगे दोस्तों, 15वें दिन आपको उपवास है वो करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल आप उस दिन नहीं खाएंगे। यानी कि इतना कम करते चले जाते हैं कि 15 दिन के भीतर है वो, मतलब पूरा भोजन जितना आप करते हैं उसके 15 भाग हम कर लेते हैं। अनुमान लगा लेते हैं कि हम भाई आज इतना खा रहे हैं तो कल हम 1 भाग हटा देंगे। इसी प्रकार जब हम 15वें दिन पहुंचते हैं तो फिर उस दिन उपवास होता है। फिर अगले दिन से दोस्तों समस्या शुरू होती है, क्योंकि इतना तो हम झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन दोस्तों आपको 1 ही भाग खाना पड़ता है, यानी जितना आप 15 भाग थे आपको, तो आपको 1 ही भाग खाना पड़ता है। फिर आपको 2 भाग, फिर 3 भाग, 4 भाग,
5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, फिर 15वें दिन दोस्तों आप पूरा भोजन करते हैं। तो ये पूरे महीने का चांद्रायण व्रत है वो हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा है वो घटता है, उसी प्रकार से आपका भोजन घटता है, और जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता है फिर उसी प्रकार से आपका भोजन है वो बढ़ता है। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी। ना कुकर भूखा ना पहरू जागा, ना तो कोई कुत्ता भूखा और ना ही पहरेदार जागा। मूर्ति यानी किसी को भी कोई पता नहीं चला। मूर्ति अच्छी थी, पसोवे से थोड़ी ही चीज़ों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी। उसे लाकर नगर पालिका में संग्रहालय से संबंधित मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के सामने रख दिया। यानी कि पसोबे में तो दोस्तों कुछ नहीं मिला था, कुछ एक मरण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ मिल गई, सिक्के मिल गए, मनके मिल गई, लेकिन फिर भी मेरे मन में क्या है, एक कमी सी रह गई थी। लेकिन जैसे ही मैं कौशाम्बी लौट रहा था, एक छोटे गांव में पत्थरों के निकट एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति है वो मिल गई थी। उसने पसोबे की कमी है वो पूरी कर दी। उसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव वहां से अंतर्धान हो गए, यानी कि गायब हो गए हैं। जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मानसिंह अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल में कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि उन्होंने किस राज्य का, क्या किस जिले का दोस्तों दृष्टांत है वो दिया था। चोर होने के पीछे ब्रजमोहन व्यास ने किस जिले का दृष्टांत दिया था, भरतपुर जिले का। कि जिस प्रकार यदि भरतपुर जिले में कोई डकैती होती है ना, तो पुलिस का वो ध्यान है सीधा मानसिंह और उसके पुत्र पर जाता है, यानी कि ये डाकू हैं उसके भरतपुर राज्य के। और उसी प्रकार कौशाम्बी या क्षेत्र में जो भी कोई चोरी होती है, मूर्ति गायब होती है, तो सबका गांव वालों का संदेह मुझ पर होता था। और कैसी ना हो, अपना सोना खोटा तो परख भैया का कौन दोष, ये एक आपकी कहावत है कि जब अपना ही सोना खोटा है तो फिर परखने वाले का क्या दोष है भाई, दूसरों पर हम क्या कहें। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि 95% उनका संदेह है सही निकलता था। एक दिन की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। चपरासी ने आकर इत्तला दी कि पसोवे के निकटस्थ एक गांव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा माता ठनका। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया, उसमें बुढ़े जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी थे। संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गांव के कुछ लोग साथ में चले आए हों। मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, महाराज मेरे माथे पर हस्ब मामूल चंदन था। यानी चंदन की एक प्रकार होता है, तो हस्ब मामूल चंदन था। जब से शंकर भगवान हम लोगन को छोड़ के यहाँ चले आए, गांव भर पानी से पिहिसा और तब तक ना पी जब तक भगवान गांव ना चली। यानी कि जब से गांव के भगवान है वो छोड़ करके चले आए हैं, तब तक गांव वालों ने कसम खा ली है कि जब तक भगवान दोबारा से गांव में नहीं जाएंगे तब तक हम पानी नहीं पीएंगे। अब हम लोगन के प्राण आप ही के हाथे में है, आप हुक्म दो तो हम भगवान को लेवाई जाएं। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों को उन सभी पर इतनी ममता है तो उन्हें कभी ना लाता। मैंने तुरंत कहा, आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएं। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। मैं स्वयं शेर पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना आरंभ किया। मैंने मिठाई और जल मंगवाकर उन लोगों का उपवास तोड़वाया। दूर से दफ्तर वाले उनके अफसर की करतूत देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया, उनके 2-3 आदमियों के साथ लेकर लॉरी के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा किया। गांव वालों पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का भी तो ख्याल था। तो इस प्रकार दोस्तों आपके चतुर्मुख शिव की मूर्ति की प्रक्रिया होती है। यह रवैया मेरा बराबर जारी रहा। उसी वर्ष या संभवतः उसके दूसरे वर्ष मैं फिर कौशाम्बी गया। गांव गांव नाले खोले घूमता फिरता झक मारता रहा। भला यह कितने दिन ऐसे चल सकता। अगर बीच बीच में छठे चमा से कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण ना मिल जाती तो जिससे दिल फड़क उठता। बराबर यही सोचता कि ना जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। क्या पता कौन सी जगह पर, किस स्थान पर मुझे कोई ऐसी प्राचीन मूर्ति मिल जाए जिसका बहुत ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व बहुत ज़्यादा हो। और यही एक दिन हुआ। खेतों की डांट जा रहा था। डांट होता है दोस्तों आपकी दो खेतों के बीच में एक आपकी लकीर बनी होती है मिट्टी की, उसे कहते हैं हम डांट, ठीक है, जिसमें पहले हम पानी वगैरह है वो देते थे। तो डांट जा रहा था। एक खेत की मेड़ पर बोधिसत्व की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति पड़ी देखी। मथुरा के लाल पत्थर की थी। सिवाय सिर के पदस्थल तक वह संपूर्ण थी।
सिर नहीं था उसका और पूरा भाग था। मैं लौटकर 5-6 आदमी और लटकाने का सामान गांव से लेकर फिर लौटा। जैसे ही उस मूर्ति को मैंने उठवाने लगा वैसे ही बुढ़िया जो खेत में निरा रही थी, यानी कि निराई करना, तमक कर आई और कहने लगी, बड़े चले हैं मूरत उठावे, ई हमार है हम ना देवे। 2 दिन हमार हर रुका रहा तब हम इनका निकरवावा है, ई नुकसान कौन भरी। मैं समझ गया बात यह है कि मैं उस समय भले आदमी की तरह कुर्ता धोती में था, इसीलिए उसे इस तरह बोलने की हिम्मत पड़ी। सोचा कि बुढ़िया के मुंह लगना ठीक नहीं है। संस्कृत साहित्य का वचन याद आया, उद्वेजयति दरिद्रम परम मुद्राया झणकारतम, कि किसी भी दरिद्र को यदि तुम आपको दबाना चाहते हो तो उसको झंकार यानी मुद्राओं की झंकार है वो सुना दो। दूसरे की मुद्रा की झंझनाहट गरीब आदमी के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न कर देती है। उसी का आश्रय लिया मैंने अपनी जेब में पड़े हुए रुपयों को ठनठनाया, यानी कि बजा करके दिखाया। मैं ऐसी जगहों में नोट वोट लेकर नहीं जाता, केवल ठनठनाता। उसकी बात और होती है। मैंने कहा, ठीक है तो कहते है बुढ़िया, ई 2 रुपया ले, तुम्हारा नुकसान पूर्ण हो ही जाई। ई हियाँ पड़े अंडे से करे या पड़े पड़े के अंडे दे रही है, ना डेहरी लायक ना बंडेहरी लायक। बुढ़िया को बात समझ में आ गई और जब रुपया हाथ में आ गया तो बोली, भैया हम मने ना ही करे तो तुम ले जाओ। आज दिन वह मूर्ति प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित है। जब यह संग्रहालय नगर पालिका के दफ्तर के एक विशाल अंग में था, एक फ्रांसीसी उसे देखने आया था। मैंने बड़े उत्साह से उसे संपूर्ण संग्रहालय दिखलाया। बाद में पता चला कि वह फ्रांस का एक बड़ा डीलर है जो हिंदुस्तान तथा अन्य जगहों से चीज़ें खरीदता फिरता है। मैं पहले कैसे समझ पाता। काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेद पिक काकयो, प्राप्ते बसंत समय काके काके पिके पिके। कौन काया कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन कौन को पहचान सकता है। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तब पता चलता है कि कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद ही क्या है। परंतु वसंत ऋतु के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। संग्रहालय को देखकर बोला कि बहुत कीमती संग्रह। मैंने पूछा कि कीमती से आपका क्या तात्पर्य है, रुपये में बतावें तो समझ में आवे। बोला, हंसकर, रुपये में बता दूं तो आपका ईमान डिग जाए। वैसे ही हंसकर मैंने जवाब दिया कि ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास है ही नहीं, उसके डिगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसे कौड़ी के नहीं हो सकता था। उस बोधिसत्व की ओर इशारा कर वह तुरंत बोल उठा, आप उस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपये में बेचेंगे? इतने रुपये में तो आपको बहुत सी मूर्तियां मिल जाएंगी। इस मूर्ति का चित्र और उसका वर्णन विदेशी पत्रों में छप चुका था। अवश्य ही इस फ्रांसीसी ने उसे पढ़ा होगा। मैंने अपनी तबीयत में कहा, यह एक ही रही। फ्रांसीसी महोदय ने मेरी आकृति में मेरा निर्णय समझ लिया। बात खत्म हुई। मूर्ति अब तक संग्रहालय का मस्तक ऊंचा कर रही है। पाठक यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस मूर्ति में कौन सा सुरखाब का पर लगा था जो 2 रुपये में मिली और 10,000 रुपये में उस पर न्यौछावर कर फेंकी जा रही थी। संभव है कि वे सोचते हों कि मूर्ति में तो केवल सिर नहीं है, परंतु लेखक की बातें उससे भी एक पग आगे बेसिर पैर की हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यह मूर्ति उन बोधिसत्व की मूर्तियों में से है जो अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। ऐसी लेख में उस मूर्ति के पदस्थल पर उत्कीर्ण है। यानी आपसे पूछा जा सकता है, जो बोधिसत्व की मूर्ति ब्रजमोहन व्यास को मिली थी वो किसके समय की है? कुषाण सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी, यानी कनिष्क काल की है। इस शेर के माल लेने से मेरा दिल दूना हो गया और नए सिरे से फिर मुंह में खून लग गया। यानी कि ये शेर है, मैंने माल लिया, यानी इस मूर्ति को मैंने ले लिया तो फिर जो मेरी भूख है वो और बढ़ गई। तो रोज मिलता शेर तो रोज मिलता नहीं, पर चीतल सांभर तो हर बार मिलते ही रहते। यानी कि हर बार बोधिसत्व की मूर्ति जैसी तो बड़ी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें मिलती रहती। शेर की केवल आशा मात्र रहती है, परंतु इसी आशा में शिकार अनुप्राणित रहता है। शिकारी जंगल जंगल की खाक छानता फिरता है। सन 1938 के लगभग की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजूमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। आरसी मजूमदार उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे। मेरे परम मित्र थे। उन्हें प्रयाग संग्रहालय में बड़ी सहानुभूति थी और सदा उसकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। साधु प्रकृति तो थे ही, परंतु आखिर बड़े हाकिम ठहरे। रौब था, जमाने के अभ्यस्त थे। खुदाई के प्रसंग में मजूमदार साहब को पता चला कि कौशाम्बी से 4-5 दूर मील एक गांव हजियापुर है।
कौशाम्बी से 4-5 मील दूर एक गांव हजियापुर है। वहां किसी व्यक्ति के यहाँ भद्रमत का शिलालेख है। श्री मजूमदार उसे उठवा ले जाना चाहते थे। गांव के एक जमींदार गुलजार मियाँ ने, जिसका गांव में दबदबा था, ऐतराज़ किया। गुलजार मियाँ ने ऐतराज़ किया। गुलजार मियाँ हमारे वक्त थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता था। यद्यपि उनकी भक्ति और मेरा मानना दोनों स्वार्थ से खाली नहीं थे। मैं उनके भाई दिलदार मियाँ को म्यूनसिपलिटी में चपरासी की नौकरी दे दी थी और उन लोगों की हर तरह से सहायता करता था। वे मुझे आसपास के गांव से पाषाण मूर्तियाँ, शिलालेख इत्यादि देते रहते थे। देख, कुछ भी हो, इनका तो काम है भाई भैया, मूर्तियाँ मिलनी चाहिए, मेला इलाहाबाद संग्रहालय है वो बनना चाहिए, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, अच्छा बुरा कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों यही होता है, यदि आप कोई अच्छे काम के लिए कोई अच्छा बुरा करते हैं तो उसकी कोई मूल नहीं होती है, लेकिन जब आप केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई बुराई करते हैं तब वो दोस्तों बुराई होती है। मजूमदार साहब ने उसे ज़बरदस्ती उठवाना चाहा तो वे लोग फौजदारी पर आमदा हो गए लड़ाई झगड़े के लिए। बोले, यह इलाहाबाद के अजायब घर के हाथ 25 रुपये बिक चुका है, अगर बिना व्यास जी के पूछे इसे कोई उठावेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। मजूमदार साहब ने पश्चिम सरीरा के थाने में रपट की पर किसी की कुछ नहीं चली। गुलजार मियाँ ने उस शिलालेख को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने इसकी रिपोर्ट नॉन मिर्च लगाकर दीक्षित साहब को दिल्ली लिख भेजी। दीक्षित साहब की साधु प्रकृति के भीतर जो हाकिम पड़ा था उसने करवट ली। एक दिन दीक्षित साहब का अर्ध सरकारी पत्र मुझे मिला, जिसका आशय था, कौशाम्बी से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके उकसाने के कारण आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भद्रमत का शिलालेख है वो किस गांव से मिला था? हजियापुर गांव से। कि आपके उकसाने के कारण जमींदार गुलजार मियाँ भद्रमत के एक शिलालेख को देने में आपत्ति करता है और आमादा फौजदारी है। मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता, परंतु यह कहे बिना रह भी नहीं सकता कि सरकारी काम में आपका यह हस्तक्षेप अनुचित है। खैर, यहाँ तक तो खून का घूंट किसी तरह पिया जा सकता था, पर इसके आगे उन्होंने लिखा, यदि यही आपका रवैया रखा तो यह विभाग आपके काम में वह सहानुभूति न रखेगा जो उसने बराबर रखी है। एक मित्र से ऐसा पत्र पाकर मेरे बदन में आग लग गई। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग्नेय अस्त्र से मेरे बदन में आग लग जाती है, वर्णास्त्र से पानी पानी हो जाता हूँ। मैं तुरंत दीक्षित जी को उत्तर दिया जो थोड़े में इस प्रकार था, मैं आपके पत्र और उसकी ध्वनि का घोर प्रतिवाद करता हूँ। उसमें जो कुछ मेरे संबंध में लिखा गया है वह नितांत सत्य है। मैंने किसी को नहीं उकसाया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि आपके विभाग की सहानुभूति चाहे रहे या ना रहे, प्रयाग संग्रहालय की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। यानी चोर बनने के लिए तैयार है, किसी की गालियाँ सुनने के लिए तैयार है, ठीक है, दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है, पैसे खर्च करने की तैयार है, लेकिन प्रयाग संग्रहालय है वो बनना चाहिए। प्रयाग संग्रहालय ने इस भद्रमत के शिलालेख को 25 रुपये का खरीदा है, पर आपके विभाग से विशेषकर आपके होते हुए झगड़ना नहीं चाहता। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो 25 रुपये देकर ले ले, मैं गुलजार को लिख दूंगा। इसके उत्तर में उनका एक विनम्र पत्र आया जिसमें उन्होंने अपने पूर्व के पत्र के लिए खेद प्रकट किया। विभाग की उपेक्षा जो मैंने की थी उसे पी गई, बात खत्म हो गई। बाद में गुलजार ने मुझे बताया कि 25 रुपये लेकर उसने शिलालेख दे दिया। प्रयाग संग्रहालय में और भी भद्रमत के शिलालेख थे, कोई क्षति नहीं हुई। गरीब जमींदार को 25 रुपये मिल गए, उसने मुझे धन्यवाद दिया। मैंने सोचा कि जिस गांव में भद्रमत का शिलालेख हो सकता है वहां संभव है कि और भी शिलालेख हों। अतः मैं हजियापुर, जो कौशाम्बी में केवल 4-5 मील का था, कौशाम्बी से केवल 4-5 मील था, गया और मैंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उसके भाई को जो म्यूनसिपलिटी में नौकर था साथ ले लिया। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने उन्हीं का एक निहायत पुख्ता सजीला कुआं था। चबूतरे के ऊपर 4 पक्के खंभे थे जिनमें एक से दूसरे तक 8 पहल पत्थर की बंडेर पानी भरने के लिए गड़ी हुई थी। सहसा मेरी दृष्टि एक बंडेर पर गई जिसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्राह्मी अक्षरों में एक लेख लिखा था। मेरी तबीयत फड़क उठी, परंतु सजीले खम्भों को खोदकर निकलवाने में हिचक हुई। गुलजार मियाँ मुझे असमंजस में देख तुरंत बोल उठे, सरकार अब हिन खुदवाई देते हैं, सब आपेक तो है, हम सबन की देह आपकी पाली है, एक खम्बन की कौन के साथ है। उन्होंने तुरंत उसे निकलवाकर हमें दे दिया। भद्रमत के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। तो भाई साहब, इन्हें कुछ भी करना पड़े पर अपना काम है वो सिद्ध होना चाहिए। सन संबत मुझे याद नहीं, बहुत दिनों की बात है। उस साल ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन मैसूर में था। मेरे अभिन्न मित्र कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह, ये दोस्तों आपके
एक अच्छे कवि हैं। ठाकुर गोपाल शरण सिंह साहित्य विभाग के सभापति थे। एक तो उनका साथ रुचिकर, दूसरा इससे पहले दक्षिण में मैं गया नहीं था। प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। यह भी सुन रखा था कि ताम्र मूर्तियां और तालपत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी है। दोनों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत अभाव था, यानी कि तांबे की मूर्तियों का और तालपत्र पर लिखे हस्तलिखित ग्रंथों का। उपरोक्त तीनों कारणों में मुझे प्रत्येक प्रलुब्ध करने के लिए पर्याप्त था, पर तीनों के सामूहिक आकर्षण ने मुझे मैसूर की ओर बरबस खींच लिया। मद्रास पहुंचते ही मुझे चैन कहा, मैंने अपना काम आरंभ कर दिया। मद्रास में हम लोग 2 दिन ठहरे। इन 2 दिनों में मैंने नगर का कोना कोना छान डाला। दर दर भिखारी की तरह झक मारता रहा। यद्यपि जेब में पैसा था, तथापि हृदय तो भिखारी का था। थैली काटकर दाम देने वाले की शक्ल ही दूसरी होती है। लोगों से पूछ पूछ कर विक्रेताओं के घर गया। 8-10 चित्र खरीदे भी सस्ते दामों में, पर तालपत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे छक्के छूट गए। किसी पुस्तक का दाम 250-300 रुपये से कम किसी विक्रेताओं ने नहीं बताया। ये मेरे बस की ना थी। मैं तेलुगु और तमिल पढ़ भी नहीं सकता था, इसलिए मन से कोड लेना पड़ा। संध्या समय मुख्य बाजार घूमने गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी। विशेषता यह थी कि भीड़ में नंगे बदन लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। काला बदन, उस पर शुभ्र यज्ञोपवीत मोटी तौन तहमत बांधे, सिर से टोपी और पैर से जूता न रहा। दक्षिण की बात है दोस्तों, दक्षिण में तो आपको पता है यही होगा। साधारण स्निग्ध बातचीत करने में इतनी जोर से बोलते थे जैसे लड़ रहे हों। यह दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीनिवास जी हाई कोर्ट के वकील हैं। उनके पास सिक्कों और कांसे और पीतल की मूर्तियों का बहुत अच्छा संग्रह है। संध्या समय उनके यहाँ गया। श्रीनिवास जी भले लोग थे, यद्यपि इन चीज़ों का व्यापार भी करते थे। भलवंसात और इन चीज़ों का व्यापार परस्पर विरोधी है। मैं 1 रुपये में 3 अठन्नी बनाना चाहता हूँ, यानी कि 1.5 रुपया। व्यापारी अपने 1 रुपये का मूल्य 3 रुपया रखता है। श्रीनिवास जी भले मानस विक्रेता थे। उनसे मैंने 400-500 रुपये की पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ ली। बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में ही दे दिए। उनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज भी थे। उनके दाम 20-20, 25-25 हज़ार थे। मैंने सरसरी तौर से तो उन्हें देख भर लिया। मैं संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं। यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है। लेकिन कृष्णदास हैं, वो चाहे कितनी भी महंगी चीज़ हो उसको खरीद लेते हैं, लेकिन मैं संग्रह करता हूँ, फूटी कौड़ियों में करता हूँ, बिना पैसे के करता हूँ। मैं किसी चीज़ों का आशिक नहीं हूँ। ठीक है कि अपनी बर्बादी करा लूँ एक नटराज खरीदने में। वे संग्रह करता भी हैं और आशिक भी। संग्रह कर लेने और उसे हरम प्रयाग संग्रहालय में डाल देने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता है। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीज़ों को बार बार हर पहलू को देखकर उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यदि संग्रह करता आशिक भी हुआ तो भगवान उसकी रक्षा करे। आपसे पूछ सकता है कि भाई श्रीनिवास दास जी के यहाँ से क्या मिला, तो तांबे की मूर्तियाँ, कुछ पीतल की मूर्तियाँ मिली थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक पाठ को कम से कम 2-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही यदि आप समझ करके आप हर लाइन में यदि क्वेश्चन आप ढूंढने की यदि आपकी आदत बन जाएगी, तो फिर क्वेश्चन है दोस्तों आपके हाथ से नहीं निकलेगा। यदि आप केवल पाठ को पाठ की तरह पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा दोस्तों उससे। लेकिन यदि आप पाठ को क्वेश्चन बना करके पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, एक आपने गद्यांश पढ़ा और फिर उसमें से क्वेश्चन निकाले, तो फिर आपका फिर कुछ नहीं है, फिर आपका सारे के सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। अपराह्न में मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया। गाड़ी ने रेंगना शुरू ही किया था कि एक आदमी कुछ चित्र ले आया और गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गिनने और देखने का कोई समय नहीं था। मैंने हाथ में 3 ठनठनाते रुपये लेकर उसे दिखाई। उसने रुपया लेकर तस्वीरों को खिड़की में फेंक दिया। जब गाड़ी ने तेजी पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी। यहाँ होती तो 5-5 रुपये में प्रत्येक तस्वीर के अवश्य देता। सौदा अच्छा रहा। आज के दिन वे 25-25 रुपये से कम की ना मिलेंगी। मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। मैसूर के युवराज सभापति थे। अधिवेशन में कोई खास बात न थी। अधिवेशन समाप्त होने पर हम लोग रामेश्वरम गए। तालपत्र की पुस्तक का ना मिलना अभी तक कसक रहा था। मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खलीफा मंडी में बटोरने से शेर भर अन्न भी ना मिलेगा। यानी कि इतनी बड़ी मंडी है, तालपत्र पर है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला था। जब प्रतिदिन वहाँ की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है। रामेश्वरम पहुँचने पर पंडे पीछे लगे। तीर्थ स्थान जो था, पंडों को देखते ही मेरे हथकंडे ने करवट बदली। मैंने झट साहब ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया। पंडों से कहा, देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं है। जो भी सबसे अधिक तालपत्रों पर लिखी पुस्तकें भेंट करे वही हम लोगों का पंडा और हमारे वंश का पंडा। इससे पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित कर सकें, एक लड़कोढ़ा
पंडा दौड़कर गया और उसने एक छोटा सा गट्ठा तालपत्र पर लिखित पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया। मैंने कहा, बस तुम ही राजा साहब के और हमारे याद से पंडा हुए, और उसी वही पर अपने हस्ताक्षर किए। चलते समय दोनों ही ने अपनी अपनी हिस्सियत के हिसाब से मुताबिक दक्षिणा दी। मेरी दक्षिणा से उसका क्या बनता, परंतु राजा साहब की दक्षिणा से पुस्तकों का देना उसे नहीं अखरा। दक्षिण के और इस दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम लोग प्रयाग लौट आए। तालपत्र की फांस मन से निकल गई। अब आपसे पूछे कि भाई ब्रजमोहन व्यास जी को कच्चा चिट्ठा पाठ के अनुसार है वो तालपत्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो आपके रामेश्वरम से प्राप्त हुए। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई। इतनी संख्या और इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आएगी धरते उठाते नहीं बनता था। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हज़ार मरण मूर्तियाँ, कई हज़ार के चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मन के मोहरें इत्यादि। इनका प्रदर्शन और संरक्षण कोई हंसी खेल नहीं। लोगों की शिकायत थी कि म्यूनसिपलिटी में इनके लिए स्थान बहुत छोटा है। बात ठीक ही थी, पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। 8 बड़े बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना, चीज़ों का विस्तार। संग्रहालय के विशाल पृथक भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया था, परंतु उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। यह म्याऊं का ठौर था। सहसा एक बात सूझ गई कि इस हथकंडे की दाद चाहूँगा। म्यूनसिपलिटी एक्ट में एक धारा है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हर जाना तवाना लेकर समझौता कर ले। यानी कुछ भी करना पड़े भाई साहब, पर अपना काम होना चाहिए। दूसरे नगर एक तो वो है कि भाई जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो यदि मुकदमा नहीं चलाना चाहता है तो हर्जाना लेकर के समझौता कर सकता है। दूसरे, नगर में भवन निर्माण की अनुमति देने में म्यूनसिपलिटी ही नियमित शुल्क भी लेती थी। इन दोनों मदों से 20,000 रुपया सालाना आय होती थी। हमने बोर्ड एवं संयुक्त प्रांत की सरकार से यह स्वीकृति ले ली कि इस आय का संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया जाए। इस प्रकार इस कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपये एकत्र हो गए। 20 दाई के इस प्रकार इस कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपये एकत्र हो गए। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे, कि बिंदुओं के गिरने पर, जल बिंदु गिरने पर धीरे धीरे है वो घट पूर्य जो घड़ा है वो भर जाता है। सहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। डॉक्टर पन्नालाल ICS जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे के सौजन्य और सहायता से कंपनी के बाग में भूखंड भी भवन के लिए मिल गया। तो किसकी सहायता से मिला? पन्नालाल ICS। ठीक है। अब केवल शिलान्यास और भवन निर्माण की देर रह गई थी। मैंने सोच रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से शिलान्यास करवाऊंगा। उनकी मेरी आवाजदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति निष्ठा के कारण उचित ही था। मैं सिर्फ मौके की ताक में था। वह मौका आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल जी ने कहा, व्यास तुम्हारी म्यूजियम की इमारत ना बनेगी। मैंने नम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह मेरा अहद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास नहीं करेंगे मैं उसे अपनी ज़िंदगी में ना बनने दूंगा। कि भाई ये मेरी खुद की जिद है। ठीक है, कि जब तक आप शिलान्यास ना करोगे मैं खुद ही उसको ना बनने दूंगा, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में ना बनने दूंगा। पर आपसे कैसे कहूँ, क्या सिवाय शिलान्यास करने के आपको और कोई काम नहीं है? जवाहरलाल जी तुरंत बोल उठे, यह सब फिजूल की बात है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो शिला रख दूंगा। अब ज़्यादा देर मत करो। बात खत्म हो गई। उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। यह तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लभते व प्रार्थ्यता नावाश्रियम श्रया दुरुपाव कथमीपसतो भवेत। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या ना मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहती है तो उसे कौन रोक सकता है। 2 ही 3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित करके चले गए। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह के साथ जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर हुआ कि ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले हुआ और ना ही होगा। परंतु उल्लेखनीय होते हुए भी उसका वर्णन ना करूंगा, कारण वह कच्चे चिट्ठे की पर्दी से बाहर है। यानी उसका कोई काम नहीं है। कच्चा चिट्ठा में तो वही बात आएंगी कि कैसे मैंने प्रयाग संग्रहालय की सारी वृद्धि की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बम्बई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मूता को लिखकर उसके नए भवन का नक्शा बनवा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नए भवन का नक्शा है वो किसने बनवाया था? किसकी? मास्टर साठे और मूता। किसकी सहायता से? जवाहरलाल नेहरू की सहायता से। और समय से भवन बनकर तैयार हो गया, इस बात का मुझे संतोष है।
कि जनता के जिस हर्जाने के रुपए से इस भवन का निर्माण हुआ उसे मैंने PI व्याज सहित संग्रहित चीज़ों का 15 लाख से कम की नहीं उन्हें प्रजाना में भूत्यर्थम लौटा दिया। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जिस प्रजा के 15 लाख रुपए से मैंने मतलब 2 लाख रुपए से जिस मैंने जो भवन का निर्माण करवाया था उसके बदले में मैंने जो 15 लाख की चीज़ें हैं जो प्रयाग संग्रहालय में रखी हुई इनका संग्रह करके मैंने उसे प्रजा को लौटा दिया। एक बात और, इससे पहले कि मैं इस कच्चे चिट्ठे को समाप्त करूं मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने छला है, और फिर सिवाय मेरे क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है। अपने पापों का यदि आप उन्हें पाप समझे, मैं नहीं समझता, बिल्कुल नहीं है सर पाप। प्रायश्चित तो मैंने लिखकर कर लिया है, परंतु समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतज्ञता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। यह संग्रहालय 4 मनोभावों के सहाय्य और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर कामता प्रकाश कक्कड़। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन 4 लोगों का नाम लिया है या कौन से इनमें नहीं थे। तो राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ तत्कालीन चेयरमैन, हिज हाईनेस महेंद्र सिंह जेब देव नागौर नरेश, उनके सुयोग्य दीवान लाल भागवेंद्र जिनके बरहूत और भुमरा संग्रह के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊंचा है, और मेरे स्वामी भक्त अवधरी जगदेव जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ है। ठाकुर ने ठीक ही कहा है, शामिल में पीर में शरीर में न राखे भेद, हिम्मत कपाट को उघारे तो उघरी जाए, ऐसा ठान ठाने ना बिनाहु जंत्र मंत्र की, ये सांप की जहर को उतारे तो उतर ही जाए। ठाकुर कहे तो कुछ कठिन न जानो बात, कोई भी बात कठिन नहीं है, हिम्मत किए ते कहो कहा न सुधरी जाए, और चारी जने चारहु दिशा ते चारों कौन गही, मेरू को हिलाए तो उखारे तो उखर जाए। ठाकुर जी कहते हैं कि हिम्मत करने से ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होता है। यदि 4 जने चारों दिशाओं में जा करके जोर लगाएं तो भाई साहब मेरू पर्वत को भी हिला करके उखाड़ा जा सकता है। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। ये कथन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ से है, तो ये आपके कच्चा चिट्ठा पाठ से है। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश करा दिया, उसके संरक्षण एवं प्रवर्धन के लिए सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया, फिर मैंने संन्यास ले लिया। आपसे मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उसका अभिभावक है, उसका चेयरमैन है, वो किसको उन्होंने नियुक्त किया, तो डॉक्टर सतीश चंद्र काला। तो यहाँ पर आपका जो है पाठ है वो समाप्त होता है। कुछ तो दोस्तों आपके पशुवा से क्वेश्चन बनेंगे, एक आपके 1-2 बोधिसत्व की मूर्ति से क्वेश्चन बनेंगे, फिर आपको ये निर्माण करवाया है संग्रह किसका किसका योगदान है, जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा, और आपके सुयोग्य अभिभावक है वो इसका चेयरमैन बनाया सतीश चंद्र काला को। पशुवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था, क्योंकि पशुवा एक जैन तीर्थ स्थल था जो कि 2.5 मील था कौशाम्बी से, ठीक है। वहाँ पर सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था, बुद्ध की प्रतिमाएं थी, वहाँ पर बुद्धदेव हैं वो एक गुफा में बैठ करके ध्यान वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता से क्या तात्पर्य लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया। कौशाम्बी में वही है कि मैं कहीं भी जाता हूँ छूछे हाथ नहीं लौटा। कौशाम्बी जब गए थे लेखक तो भाई एक जो आपकी मृण मूर्तियाँ थीं, कुछ सिक्के थे, ठीक है, तो उनको लेकर के आया था। इसके अलावा आपके चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने चूहा यदि स्वयं आ जाए तो पालन करना ही पड़ता। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा है, ये बात कहा है कि भाई तुम जो चतुर्मुख शिव की मूर्ति को जब लेने गया था कि आप उसको ही यदि आप उसकी रखवाली मेरे ही बाबा करोगे तो बताइए कैसे। चूहा यदि स्वयं आ जाए, मैं उठाना तो नहीं चाहता था भगवान शिव की मूर्ति को, लेकिन यदि चांद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने यदि मेरे सामने स्वयं ही कोई ऐसी महत्व की वस्तु आ जाए तो मैं तो अपना कर्तव्य वो करूँगा ही। अपना सोना खोटा तो परख भैया से क्या दोस्त। तो ये भी क्वेश्चन नहीं है। गाँव वालों ने उपवास क्यों रखा, चतुर्मुख शिव की मूर्ति को ले गया था तब उसने। लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट की मूर्ति को कैसे प्राप्त करने वाले से पूछा जा सकता है कि कितने रुपए में बोधिसत्व की मूर्ति है वो बुढ़िया से प्राप्त की, तो 2 रुपये में, ठीक है। ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं, उसके देखने का सवाल ही नहीं उठा। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसे कौड़ी का माध्यम से लेकर क्या कहना चाहता है। 2 रुपये में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपये क्यों न्यौछावर किए जा रहे थे। तो कितनी प्रकार जो फ्रांसीसी है वो 10,000 रुपये में दे रहा था। भद्रमत सलाले की क्षतिपूर्ति कैसे हुई, तो वो इस प्रकार हुई कि जो ठाकुर है आपके जो आपके मियाँ था उसके गांव में गए थे, वहाँ पर एक कुएं के वहाँ पर शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख लिखे हुए थे, वो उखड़वा लिए, उससे पूर्ति हो गई। लेखक अपने संग्रहालय निर्माण में किन किन के प्रति आभार प्रकट करता है, तो ये आपके 4 आदमी हैं वो दे रखे हैं,
ठीक है। तो किंवदंती माने लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। सन्निकट माने पास, छूचे माने बुद्धू, खाली, अंतर्धान यानी छिप जाना, गायब हो जाना, प्रख्यात यानी बहुत ही प्रसिद्ध। इसके अलावा आपके इत्तिला माने सूचना, खबर, उत्कीर्ण माने खुदा हुआ, प्रतिवाद माने विरोध या खंडन, बंडेर छाजन के बीचों बीच लगाए जाने वाला बल्ला जिस पर ठाट का बोझ रहता है, बिसात बिछाई जाने वाली चीज, लड़कोंद माने छोटी आयु का, और सहाय सहायता या मदद, मैत्री, ना कुकर भूखा ना पैरू जागा, जरा सी भी खटका ना होना, झक मारना, बेकार बात करना, मुंह लगना, समय बर्बाद करना, खून का घूंट पीकर रह जाना, गुस्से को दबा जाना, सुरखाब का पर लगना, खास बात होना। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये मुहावरे भी आपके यहीं से पूछे जा सकते हैं। मुंह में खून लगना, आदत पड़ जाना, खाक छानना, भटकना, खोज करना, पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, छक्के छूटना, घबरा जाना, दिल फड़कना, जोश उत्पन्न करना, नून मिर्च लगाना, भड़काना, पी जाना, छिपाना, सहन करना, डेरा डालना, अड्डा जमाना, रुपये में 3 अठन्नी बुनाना, अधिकतम लाभ लेना। यानी 1 रुपये में 2 अठन्नी होती हैं, जबकि रुपये से 3 अठन्नी बुना रहा है तो 3 यानी 1.5 रुपया ले रहा है। तो ये दोस्तों आपका हो गया कच्चा चिट्ठा। आशा करता हूँ कि आपको पाठ है वो पसंद आएगा। क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। यदि आप PDF की कहेंगे तो PDF भी भेज दी जाएगी। पर दोस्तों आप पहले सूचित करें कि आप थोड़े से सजग हैं, जागृत हैं, जिससे कि मुझे भी थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ आप वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, आपको विश्वास है हिंदी हब के साथ में आप तैयारी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर आपकी पढ़ाई हो रही है, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए दोस्तों। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं आएगा। आप यूँ होंगे और क्वेश्चन कठिन क्यों नहीं आए, आपको बहुत ही सरल लगने लगेंगी दोस्तों किताब। ठीक है, एक एक पन्ने का दोस्तों मैटर हो जाएगा। आप उसको पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़ते रहिए, रोज़ रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सेकंड ग्रेड में जो सबसे ज़्यादा सिलेबस है वो आपकी 9 से 12वीं तक की किताबें हैं दोस्तों। उसके अलावा आपका स्नातक लेवल का भी 4 कहानी है, 3 निबंध हैं दोस्तों, और एक एक आपकी रचनाएं हैं, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आएगा, 15-20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र है, वहाँ पर भी आपका सरल मामला है। लेकिन जो आपकी किताब हैं दोस्तों, यदि आपने ये पहले पढ़ी हुई हैं अच्छी तरीक़ा से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आप अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने किताब नहीं पढ़ी दोस्तों तो आपका बहुत ज़्यादा मामला है वो ख़राब होने वाला है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपने ढंग से पढ़ ली तो आपका स्कोर है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और यदि आपने नहीं पढ़ी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएगा। इसलिए किताबों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, किताबों को अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों। चाहे वो गद्य के पाठ हों, चाहे वो दोस्तों पद्य के पाठ हों, नंबर दोस्तों उतने ही हैं, उतने ही क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि पद्य ही पद्य के पाठ पढ़ जाएँ, गद्य को महत्व नहीं देना है दोस्तों को। हमें महत्व देना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहाँ से आएगा हमें उसका मतलब है भाई, वो गलत नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।